स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करें एक्सरसाइज नंबर 3.3। एक्सरसाइज नंबर 3.3 में हमारे पास क्या है, एक्सरसाइज नंबर 3.3 में हम बाइनरी रिलेशन के बारे में बता रहे हैं। बाइनरी रिलेशन किसे कहते हैं? बाइनरी रिलेशन में सबसे पहले जो वर्ड यूज़ हो रहा है आप अपनी बुक पे चेक करें तो हमारे पास क्या है। बाइनरी रिलेशन में हमारे पास बात हो रही है ऑर्डर्ड पेयर की। पेयर ऑफ टू नंबर्स इन विच ऑर्डर ऑफ नंबर इज़ नॉट इन्वर्टिबल। दो ऐसे नंबर्स का पेयर जिनमें हम उसका ऑर्डर इन्वर्टिबल मतलब चेंज ना कर सके, जिनमें हम उसकी उनके जो वैल्यूज़ हैं उनके नंबर्स को चेंज ना कर सके, उसे हम क्या कहते हैं? ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं। यानी ऑर्डर्ड पेयर वो होता है जिसके अंदर अगर हमारे पास एक ब्रैकेट में दो वैल्यूज़ हैं 1 और 2, तो वो 1 और 2 ही रहेंगी, उसको हम 2 और 1 नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे यहाँ पे फॉर एग्जांपल उन्होंने कहा है कि ऑर्डर्ड पेयर में हमारे पास ए बी एक वैल्यू है इन विच ए इज़ कॉल्ड फर्स्ट एलिमेंट एंड बी इज़ कॉल्ड सेकंड एलिमेंट। बाय इंटरचेंजिंग, अगर हम इनको इंटरचेंज करें तो हमारे पास ए की जगह बी आ जाएगा, तो बी की जगह ए आ जाएगा। अगर हम इसको इंटरचेंज कर दें तो उस केस में हमारे पास क्या होगा कि बी हमारी फर्स्ट एलिमेंट बन जाएगा और ए हमारा सेकंड एलिमेंट बन जाएगा। सो सिंपली हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास कभी भी 2 5 इज़ नॉट इक्वल टू 5 2 हो सकता है। यानी हम सिंपली बात करें तो ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए होगा हमारे पास। क्लियर है? इक्वालिटी ऑफ टू ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है कि अगर हमारे पास दो ऑर्डर्ड पेयर दिए हुए हों, यानी दो ब्रैकेट्स दिए हुए हों, उसके अंदर हमें दो एलिमेंट्स एक जगह दिए हों और दूसरी में भी दो दिए हों, तो हम फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल सॉल्व कर सकते हैं, सेकंड को सेकंड के, यानी दोनों ब्रैकेट्स के एलिमेंट्स को आपस में इक्वल रख के हम वैल्यू निकाल सकते हैं। ए इज़ इक्वल टू सी एंड बी इज़ इक्वल टू डी। सेम इस रूल को यूज़ करते हुए हम अपनी एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसमें क्या कह रहे हैं कि हमें दो ऑर्डर्ड पेयर्स गिवन होंगे, हमने फर्स्ट वैल्यू को फर्स्ट के इक्वल रख के सॉल्व करना है और सेकंड को सेकंड के इक्वल। हम एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फाइंड द वैल्यूज ऑफ अननोन व्हेन। ये डिफरेंट हमारे पास 7 पार्ट्स हैं और सब में हमने ऑलमोस्ट एक ही करना है कि जो अननोन है हमें ए बी या एक्स वाई या जो भी अननोन वैल्यू है उसको हमने फाइंड आउट करना है। और फाइंड आउट करने के लिए हमने ये ऑर्डर्ड पेयर वाला फॉर्मूला यूज़ करना है। अब ये देखिए हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन ए इन एंड माइनस बी इज इक्वल टू 7 और 1। अभी हमने बात की थी कि अगर हमारे पास दो ऑर्डर्ड पेयर होंगे तो फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट ब्रैकेट का फर्स्ट एलिमेंट ऑफ सेकंड ब्रैकेट के इक्वल होगा, सेकंड एलिमेंट ऑफ फर्स्ट ब्रैकेट इज इक्वल टू द सेकंड एलिमेंट ऑफ सेकंड ब्रैकेट, यानी कि a इज इक्वल टू 7 एंड माइनस बी इज इक्वल टू 1। यहाँ पे तो सिंपली हमारे पास a और b था, हमें निकालनी है अननोन की वैल्यू। यहाँ a तो b के 7 के इक्वल आ गया, b हमें चाहिए तो ये -1 उधर जाके हमारे पास मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस उधर जाके ये -1 बना देगा। सिंपल, हमने इसको इतना सा सॉल्व करना था। सेकेंड पार्ट में देखिए थोड़ा सा हमें उसको और चेंज करके दे दिया। उसमें क्या कह रहे हैं, हमारे पास वैल्यू है 2a इंटू 2b, सॉरी इंटू नहीं है, ये अलग एक वैल्यू है, 2a एंड 2b प्लस 3 इज इक्वल टू -10 एंड -b। तो इसको भी हमने सॉल्व उसी तरह करना है। हमने क्या पढ़ा हुआ है, a इज इक्वल टू सी एंड b इज इक्वल टू d। अगर हम इसको a b c d कंसीडर करें, ये अगर हम कह लें कि ये a है, ये b है, ये c है, ये d है, तो हमने पढ़ा है a इज इक्वल टू c एंड b इज इक्वल टू d। तो a हमारे पास क्या है, 2a इज इक्वल टू -10, a यहाँ पे रहेगा -10 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा 2a इज इक्वल टू -5 एंड b की जगह हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, 2b प्लस 3 विच इज़ इक्वल टू -b। b को एक साइड पे कर लें तो ये आ जाएगा हमारे पास 2b, इस -b को अगर हम इधर इक्वल के इस तरफ लेके आए तो ये हो जाएगा +b, और इस +3 को हम इक्वल के उस तरफ लेके जाएँ तो ये हो जाएगा -3। तो 2b प्लस b हमारे पास हो जाएगा 3b इज इक्वल टू -3 और b का आंसर आ जाएगा -3 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू -1। तो हमारे पास जो अननोन के रिजल्ट आएंगे वो आएंगे -5 एंड -1। ठीक है, आगे थर्ड पार्ट इसका आप खुद सॉल्व करेंगे, फोर्थ पार्ट भी आप इसका खुद सॉल्व करेंगे, फिफ्थ पार्ट में आपको सॉल्व करवा देती हूँ। ये सारे सॉल्व बिल्कुल इसी मेथड से होंगे, सिर्फ बस आपकी वैल्यूज़ चेंज हैं और उसके अकॉर्डिंग आपने इसको सॉल्व करना है। ये देखिए अब इसमें क्या कह रहे हैं, 2x माइनस वाई, यहाँ वेरिएबल का नाम चेंज कर दिया। वहाँ पे हमारे पास a b के साथ बात हो रही थी, अब हमारे पास अननोन जो आए हैं वो क्या हैं, वो एक्स वाई की फॉर्म में आ गए। क्लियर है? फर्स्ट में हमें कह रहे हैं 2x माइनस वाई एंड y माइनस 3x इज इक्वल टू 4 एंड 2। तो अब हमने क्या पढ़ा हुआ है, a इज इक्वल टू c, तो हमारे पास पहली ब्रैकेट में a क्या है, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 एंड दूसरे में क्या है, b इज इक्वल टू d, यानी कि y माइनस 3x इज इक्वल टू 2।
पहली ब्रैकेट की पहली एंट्री दूसरी ब्रैकेट की पहली एंट्री के बराबर होगी, पहली ब्रैकेट की सेकंड एंट्री। अब a इज इक्वल टू सी रखना है हमने और b इज इक्वल टू डी, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 आएगा और y माइनस 3x इज इक्वल टू 2 आएगा। क्लियर है? अब इसको हम अरेंज करके लिख लें हम अगर, तो ये हमारे पास आ जाएगा -3x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। फर्स्ट इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं, सेकंड को हम इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं। अब हम यहाँ से डायरेक्टली कांस्टेंट की वैल्यू नहीं निकाल सकते क्योंकि हमारे पास हर इक्वेशन में 2 कांस्टेंट इन्वॉल्व हो गए हैं। ये जो पीछे हमने क्वेश्चन किए थे हमारे पास हर इक्वेशन में एक ही कांस्टेंट था, तो हमने इसको सिंप्लीफाई करके वैल्यू निकाल लिया। अब देखिए फर्स्ट इक्वेशन में भी 2 कांस्टेंट है, सेकंड इक्वेशन में भी हमारे पास 2 कांस्टेंट है। इसको हमने इस तरह सॉल्व करना है कि हमारे पास एक कांस्टेंट कैंसिल हो जाए और दूसरे कांस्टेंट को हम सिंप्लीफाई करके आंसर निकाल लें। यहाँ देखिए अगर हम सिंपली इक्वेशंस को आपस में ऐड कर लें तो प्लस वाई और माइनस वाई आपस में कैंसिल हो जाएगा। 2 - 3 -x आ जाएगा, 4 + 2 6, तो x की वैल्यू आ जाएगी -6। अब इस x की वैल्यू फर्स्ट और सेकंड दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा y का। तो हम यहाँ लिख लेते हैं पुट x इज इक्वल टू -6 इन इक्वेशन नंबर 1। तो ये आ जाएगा 2 × 6 माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ठीक है, 2 6 12 आ जाएगा हमारे पास। अगर हम इसको यहीं पे सॉल्व करें तो ये आएगा 12 माइनस वाई इज इक्वल टू 4। वाई को अब उस साइड पे ले जाएं, वाई को 4 को इधर ले आए, तो 12 माइनस 4 इज इक्वल टू वाई। तो इसका आंसर आप निकाल लेंगे, हमारे पास आ जाएगा 8। यहाँ पे हम लिख लेते हैं y इज इक्वल टू 8 हमारा आंसर बन जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट्स? इसके नेक्स्ट पार्ट में क्या कह रहे हैं, 4x प्लस, वो भी बिल्कुल इसी तरह ही है, 4x प्लस 6y सिक्स पार्ट में कह रहे हैं 4x प्लस 6y इज इक्वल टू, नहीं कॉमा है यहाँ पे, x माइनस 12y इज इक्वल टू 6 माइनस एंड -3। 4x प्लस 6y एंड x माइनस 12y इज इक्वल टू 6 माइनस 3। इसको भी सॉल्व करने का तरीका वही बिल्कुल वही है, हम फर्स्ट टर्म को फर्स्ट के इक्वल रख लेंगे, सेकंड को सेकंड के इक्वल रख लेंगे। अब यहाँ आ जाएगा 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 6, इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 1। x माइनस 12y इज इक्वल टू -3, इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पे भी देखिए हमारे पास हर इक्वेशन के अंदर 2 कांस्टेंट इन्वॉल्व हैं, तो यहाँ पे हम इन दोनों कांस्टेंट को सॉल्व नहीं कर सकते, हमने किसी एक को दूसरे के इक्वल रख के पहले उसको कैंसिल करके करना है और जो सिंगल कांस्टेंट आएगा उसको हमने आंसर सॉल्व करना है। अब या देखें यहाँ पे x का कोफिशिएंट 4 गिवन है, यहाँ x का कोफिशिएंट 1 गिवन है, या तो आप x के कोफिशिएंट्स बराबर कर लें या फिर आप y के कोफिशिएंट्स बराबर कर लें। तो अगर मैं y के कोफिशिएंट बराबर करना चाहूँ तो यहाँ पे देखिए 6 है, यहाँ पे 12 है, तो ये 6 कब 12 के इक्वल आएगा, जब मैं इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ। तो मैं यहाँ लिखूँगी मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/2 एंड, और फिर मैं उसको क्या कर लूँगी, ऐड कर लूँगी, एडिंग इन इक्वेशन 2। उसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करके इक्वेशन नंबर 2 में ऐड कर दूँगी। तो ये मेरे पास जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो मैंने फर्स्ट इक्वेशन के हर एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई करवाना है। तो ये हो जाएगा 4 2 ज़ार 8x, 6 2 ज़ार 12y इज इक्वल टू 12। ये वाली तो एज इट इज़ रहेगी, ये कैंसिल, 8 + 1 कितना हो जाएगा 9x और 12 - 3 कितना होता है 9। तो ये 9 इधर आके डिवाइड होगा तो x का आंसर आ जाएगा 9 / 9 इज इक्वल टू 1। अब मैं x की वैल्यू गिवन इक्वेशन में से किसी भी एक इक्वेशन में पुट करूँगी तो मेरे पास y का आंसर आ जाएगा। पुट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन, चलिए लेट सपोज मैं इसको 2 में पुट कर देती हूँ, तो मेरे पास आएगा x माइनस 12y इज इक्वल टू -3। x की जगह मैंने पुट करना है 1 माइनस 12y इज इक्वल टू -3। अब ऐसा कर लेते हैं हम, -3 को इधर ले आते हैं, 12y को उधर ले आते हैं ताकि हमारे पास साइन पॉजिटिव आ जाए। तो ये आ जाएगा 1 + 3 और -12 जब उधर जाएगा तो +12y, 4 इज इक्वल टू 12y, 4 / 12 हो जाएगा y, 4 1 ज़ार 4, 4 3 ज़ार 12, तो y हमारे पास आ जाएगा 1/3। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब आपने इसके जो 7th पार्ट है और जो ऊपर रिमेनिंग पार्ट्स है उसको आपने खुद ट्राई करना है, बिल्कुल सेम इसी मेथड से आप इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखें। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें कह रहे हैं लेट a इज इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर 2 में हमें कह रहे हैं लेट a इज इक्वल टू 1 4 8 एंड b इज इक्वल टू 1 and 0।
देन फाइंड। 4 डिफरेंट पार्ट सॉल्व करने के लिए दिए हुए। फर्स्ट पार्ट में उसने हमें कहा है कि आप ए क्रॉस बी निकालें, ठीक है। ए क्रॉस बी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमें सबसे पहले नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स पता होने चाहिए कि हमारे जो 2 सेट्स गिवन है उनमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कितने गिवन है। अब यहाँ हम देखिए सेट ए में कितने एलिमेंट्स गिवन है, 1 2 3। तो हम यहाँ लिख लेते हैं नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन सेट ए। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, या इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं एन ऑफ ए। कितने, 3। एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी, यानी एन ऑफ बी कितने होंगे, 2। देखिए इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 2, इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 3। हमने निकालने हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स, हमने ए क्रॉस बी निकालना है। तो ए क्रॉस बी हमें पता कैसे चलेगा कि टोटल ए क्रॉस बी में कितने सेट पेयर आएंगे। तो उसके लिए हम इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करके इसका आंसर निकाल लेंगे। अब हमारे पास क्या है, हम यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी। तो उसमें हमारा फॉर्मूला यूज़ होगा एन ऑफ ए क्रॉस एन ऑफ बी। तो एन ऑफ ए हमारे पास आया था 3, एन ऑफ बी आएगा 2। तो यानी हमारे पास जब हम ए को बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 6 पेयर्स बनने चाहिए। अच्छा, इसमें हमारे पास मल्टीप्लाई करवाने का तरीका ये होता है कि आपने ए की फर्स्ट एंट्री को अगले पूरी सेकंड सेट की पूरी एंट्रीज के साथ बारी बारी लिखना होता है। मल्टीप्लाई नहीं करना होता, जस्ट एक सेट लिखना होता है। जैसे मैं अब सॉल्व करती हूँ, ए क्रॉस बी मैंने निकालना है। तो पहले किसका सेट है, ए का, तो मैं उसका लिख लूँगी 1 4 8 क्रॉस बी क्या है 1 and 0। अब आप इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे, यहाँ पे क्या आएगा, 1 को पहले इन दोनों एंट्री के साथ लिखेंगे 1 1 1 0। फिर आप 4 को इसके साथ लिखेंगे 4 1 4 0। फिर आप 8 को लिखेंगे 8 1 8 0। यानी हमने ए के हर पेयर को बी की हर पेयर के साथ लिखा है, लेकिन पहले एंट्री ए की आएगी क्योंकि पहले हमने ए लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये हमारे पास काउंट करें 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स होने चाहिए थे, हमारे पास 6 ही एलिमेंट आए हैं। क्लियर है, सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट इसका बी क्रॉस ए निकालना है। बी क्रॉस ए में आप क्या करेंगे, बी पहले आ जाएगा, ए बाद में आ जाएगा। ये देखें, बी की वैल्यू पहले आ जाएगी सेट बी की, और ए सेट की वैल्यू बाद में आ जाएगी। इनको लिखने का तरीका बिल्कुल वही है। अब हमारे पास क्या आएगा 1 1 1 4 1 8, क्योंकि हमारे पास ए बी की एक एंट्री ए के 3 एलिमेंट्स के साथ यूज़ होगी, 0 1 0 4 0 8। टोटल इसका भी 6 ही आएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हमें वो कह रहे हैं ए क्रॉस ए निकालें। ए क्रॉस ए का मतलब है कि ए की एंट्री को ए के साथ ही मल्टीप्लाई करवाएं। तो ये आप देखिए, आपको पता चल जाना चाहिए कि ए क्रॉस ए में हमारे पास नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कितने बनेंगे, 3 इसके एलिमेंट्स है, 3 इसके एलिमेंट्स है, तो टोटल कितने आ गए 9। यानी हमारे पास 9 ऑर्डर पेयर बनेंगे। तो हम अगर इसको बनाएं तो 1 1 1 4 1 8 4 1 4 4 4 8, देन 8 1 8 4 और 8 8। ये देखिए हमारे पास टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एलिमेंट्स आ गए। क्लियर है स्टूडेंट्स। बस आपने ध्यान ये रखना है कि जो यहाँ पे पहले सेट लिखा है उसकी एंट्रीज पहले आएंगी। उसकी पहले हम एक एंट्री उठाएंगे, अगले सेट की 3 या 4 या 2 जितनी वैल्यूज दी हैं उनके साथ हम उसको लिखेंगे। फिर हमने फर्स्ट खत्म हो गई, सेकंड एंट्री उठाएंगे, इसको अगले पेयर की हर वैल्यू के साथ लिखेंगे। फिर सेकंड भी खत्म होगी, थर्ड एंट्री उठाएंगे, अगले पेयर के साथ लिखेंगे। बी क्रॉस बी निकालना है और उसको आप लोग खुद ट्राई करेंगे। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहे हैं, लेट, अच्छा क्वेश्चन नंबर 3 को ना आप लोग खुद करेंगे, मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास क्या कहा हुआ है, लेट ई इज इक्वल टू 1 3 एंड एफ इज इक्वल टू 4 6 8। एक्सप्रेस ई क्रॉस एफ, एफ क्रॉस ई क्रॉस ई एंड एफ क्रॉस एफ ग्राफिकली। अच्छा सॉरी, इसको हमने ग्राफिकली एक्सप्लेन करना है, चले मैं आपको इसका एक पार्ट करवा देती हूँ। यानी जो हमने ऑर्डर्ड पेयर बनाए हैं उनको हमने ग्राफ के ऊपर शो करना है। इसमें देखिए हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहे हैं कि लेट ई इज इक्वल टू 1 3 एंड एफ इज इक्वल टू 4 6 8। एक्सप्रेस ई क्रॉस एफ, एफ क्रॉस ई क्रॉस ई एंड एफ क्रॉस एफ ग्राफिकली। अब हमने सिंपली ई क्रॉस एफ, एफ क्रॉस ई और ये सारी टर्म सिंपली तो हमने ये करनी सीख ली हैं। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि आपने निकालनी यही चीज़ें हैं लेकिन इसको ग्राफिकली प्रेजेंट करना है। तो इसके लिए ना हमें इस अपने डाटा को टेबुलर फॉर्म में लिखना पड़ेगा। टेबुलर फॉर्म में लिखने के लिए हमें ई क्रॉस एफ चाहिए, तो हम यहाँ लिखेंगे ई क्रॉस एफ और यहाँ पे हम इसका एक टेबल कंस्ट्रक्ट करेंगे। टेबल कंस्ट्रक्ट करने का क्या तरीका होगा कि हम रो वाइज इसकी वैल्यूज़ लिखेंगे ई की,
1 और ये 3, ठीक है। ये हम वैल्यू लिखी 1 और ये 1 का कॉलम, ये 3 और ये 3 का कॉलम। और ये वैल्यूज़ जो हमने लिखी है ये ई की वैल्यूज़ हैं, ई पहले लिखा हुआ है तो हमने ई की वैल्यूज़ लिखी। इधर नीचे हम क्या करेंगे, एफ़ की वैल्यूज़ चलाएंगे। एफ़ हमारे पास क्या है 4, 6 एंड 8। अब जब हम इन वैल्यूज़ को लिखेंगे तो ये हमारे पास क्या बनेगी, हमें ई क्रॉस एफ़ चाहिए तो पहले वैल्यू आनी चाहिए ई की, हम लिखेंगे 1 क्रॉस 4। फिर क्या आएगा यहाँ पे 3 एंड 4, 1 एंड 6, 3 एंड 6, 1 एंड 8, 3 एंड 8। क्लियर। हमें पहले ई चाहिए बाद में एफ़। तो हमारे पास देखें हर जगह पे पहली एंट्री ई की है और सेकंड एंट्री जो है वो हमारे पास एफ़ की है। अब ई क्रॉस एफ़ को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक इस तरह का ग्राफ बनाएंगे। अब ग्राफ बनाने के लिए आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास दो एक्सिस होते हैं, एक एक्स एक्सिस होता है और एक वाई एक्सिस होता है। पहली बात, एक्स एक्सिस में हमारे पास यहाँ पे ओरिजिन होता है, यानी ये वो पॉइंट होता है जिसके ऊपर एक्स भी 0 होता है और वाई भी 0 होता है। इस पॉइंट को हम कहते हैं एक्स और इस पॉइंट को हम कहते हैं एक्स प्राइम। इस पॉइंट को अगर हम कहते हैं वाई तो ये जो नीचे सारी लाइन हम लेके जा रहे हैं ये हमारे पास बनेगी वाई प्राइम। अब ये जो 0 से इधर सारी वैल्यूज़ होती हैं ये नेगेटिव होती हैं और 0 से इधर वाली सारी वैल्यूज़ पॉजिटिव होती हैं। इसी तरह इसके ऊपर वाली सारी वैल्यूज़ पॉजिटिव होती हैं और नीचे वाली सारी वैल्यूज़ नेगेटिव होती हैं। तो हम नेगेटिव वाली साइड पे अपने डाटा को या अपनी लाइंस को इतना एक्सटेंड नहीं कर रहे, क्यों? क्योंकि हमारे डाटा में हमारे पास कोई नेगेटिव टर्म नहीं है, हमारे पास सारी पॉजिटिव टर्म्स है। अब सेकेंडली हमने ये देखना होता है कि हमारे पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के ऊपर जो हम पॉइंट लेते हैं उन पॉइंट्स के दरमियान का डिस्टेंस हमेशा इक्वल होता है। चाहे तो आप 1 1 का डिस्टेंस रखें, 2 2 का रखें, इवन कि 5 5 का रखें, लेकिन हमेशा आपके पास पॉइंट्स के दरमियान का डिस्टेंस इक्वल होगा। अब ये पॉइंट यहाँ पे लेने के लिए आपने अपने जो डाटा होता है उसको देखना होता है कि वो किधर फ्लैक्चुएट कर रहा है। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं वो क्या है 1 3। ई की वैल्यू हमारे पास क्या है 1 3, यानी अगर हम ई एक्स एक्सिस पे ले रहे हैं तो हमारे पास यहाँ पे जो डाटा बनेगा वो हम 1 2 3 4 पॉइंट पे इस तरह ले लेंगे। अब देखिए बेशक हमें 1 और 3 चाहिए लेकिन बीच में हम 2 स्किप नहीं करेंगे, हम इसको सीक्वेंस वाइज सारा रखेंगे और 0 से लेकर 1 तक, 1 से 2 तक, 2 से 3 तक, 3 से 4 तक सबका इंटरवल बराबर होगा। जितना 0 से 1 का डिस्टेंस होगा इतना ही 1 से 2 तक का डिस्टेंस होगा, इतना ही 2 से 3 तक का होगा, इतना ही इसका डिस्टेंस होगा। सेकेंडली हमने वाई एक्सिस के ऊपर एफ को ड्रॉ करना है तो उसके लिए हम यहाँ पे देखेंगे हमारे पास डाटा है 4 6 8। अगर हम इसको 1 2 3 लिख के सॉल्व करें तो ये हमारा बहुत बड़ा ग्राफ बन जाता है। बनाना मुश्किल तो नहीं है, हम कर सकते हैं, लेकिन हमारा एक बहुत बड़ी लुक आएगी, बहुत ज़्यादा वैल्यूज़ आ जाएंगी 1 से लेकर 8 तक, फिर हम उसको मैच करेंगे। तो हम अगर इक्वल इंटरवल रखें तो हम ये ऑब्जर्व कर सकते हैं कि यहाँ पे हमारा 2 का टेबल चल रहा है। अगर हम 2 4 6 8 रखें तो उसके अंदर हमारी ये सारी वैल्यूज़ कवर हो जाएंगी। अब हमने क्या करना है 0 से लेकर 2 तक का जितना इंटरवल होगा उतना ही 2 से लेकर 4 तक का इंटरवल होगा, उतना ही 4 से लेकर 6 तक का इंटरवल होगा, उतना ही 6 से लेकर 8 तक का इंटरवल होगा। अब आप देखिए 2 4 6 8 इसमें हमारे पास 2 नहीं है डाटा में, लेकिन हमें एक सीक्वेंस चाहिए, एक पैटर्न चाहिए। तो उस पैटर्न में 0 इवन नंबर अगर हम ले रहे हैं या आप कह लेंगे हम 2 का टेबल चला रहे हैं तो उसमें हमें 0 के बाद 2 ही चाहिए होता है, इसलिए हम 2 लिखेंगे चाहे हमारे क्वेश्चन में है या नहीं है। अब आप देखें जो पहला पेयर है आपने वो प्लॉट करना है। फर्स्ट पेयर है 1 4, यानी E1 है और X4 है, यानी कि पहला डॉट हमारे पास लगेगा यहाँ पे। सेकंड हमें कह रहे हैं कि X1 नहीं है जबकि Y जो है वो 6 हो गया, यानी E1 नहीं है और Y 6, फिर E1 नहीं है और F 8। अब हमारे पास E चेंज हो गया है, वो कितना कह रहे हैं E3 है और Y 4 है, यानी अगर हम इसको यूँ करें तो ये हमारे पास ये पॉइंट बनता है, ये वाला हमारे पास ये पॉइंट बनता है और ये वाला हमारे पास ये पॉइंट बनता है। और अगर हम इसको इधर से शो करवाएं 3 के साथ तो ये थोड़ी सी लाइन स्ट्रेट लगी है, आपने बिल्कुल स्ट्रेट लाइंस लगानी है स्केल यूज़ करके। ये देखिए अब हमारे पास E पे क्या आ गया, E3 है, F4 है, फिर E3 रहेगा और F कितना है 6 है, यानी कि हम इन पेयर्स को यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, फिर E कितना है 3 ही है और F कितना आ गया 8 आ गया है। तो हमारे पास ये पॉइंट आएंगे, एक ये, दूसरा ये, तीसरा ये और 3 पॉइंट ये आएंगे। ये हमने सिंपली अपने ग्राफ को प्रेजेंट कर लिया। आप चाहें तो इनके ऊपर इनके नंबर्स भी लिख सकते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। यहाँ पे हमने क्या कहा है, ये हमारा 1 4, ये हमारा 1 6 और ये आ गया हमारा 1 8। सिमिलरली ये हमारे पास आएगा 3 4, ये आ जाएगा 3 6 और ये आ जाएगा 3 8। क्लियर है स्टूडेंट्स। अब बिल्कुल इसी तरह आप F क्रॉस E का ग्राफ खुद बनाएंगे
एफ क्रॉस ई का ग्राफ बनाने के लिए फ़र्क सिर्फ ये होगा कि आप एफ की वैल्यूज़ इधर लिख लेंगे और ई की वैल्यूज़ इधर लिख लेंगे, क्योंकि आपके पास एफ पहले आ जाएगा, ई बाद में आ जाएगा। तो आपके पास 1 4 की बजाय 4 1 बन जाएगा, यानी कि वो आपके पास इस तरफ में बन जाएगा। ई क्रॉस ई के लिए आप इधर भी ई की वैल्यू लिखेंगे, इधर भी ई की वैल्यू लिखेंगे और फिर उनके पेयर यहाँ पे बना लेंगे। एफ क्रॉस एफ के लिए आप दोनों तरफ एफ की वैल्यूज लिख के पेयर बनाएंगे और उनको यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको आप लोग खुद सॉल्व कर सकते हैं। हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या कह रहे हैं कि इफ़ एल क्रॉस एम इज इक्वल टू 0 2 0 3 0 4 1 2 1 3 एंड 1 4 फाइंड सेट्स ऑफ एल एम एंड एम क्रॉस एल। यानी आपको ये पेयर्ड सेट गिवन है, ऑर्डिनरी पेयर आपको गिवन है। आपने इस पेयर्ड सेट में से एल एम को सेपरेट करना है और फिर एम को पहले रख के एल को बाद में रख के उसका प्रोडक्ट निकालना है। क्लियर? हमें पता है कि जो फर्स्ट एंट्री होती है वो फर्स्ट एलिमेंट की होती है, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट लेटर का होता है। यहाँ फर्स्ट पे कौन सा लेटर लिखा हुआ है? एल। फर्स्ट एंट्री क्या है? 0। सेकेंड एंट्री क्या है? 2। और ये किसके लिए जाएगी? एम के लिए जाएगी। अब आपने देखना है कि जो नंबर रिपीट हो रहा है वो आपने नहीं लिखना। अब 0 हमारे पास क्या आ रहा है? 3 टाइम्स आ रहा है। हम सेट एल लिखेंगे। एल के सेट में हमारे पास आ जाएगा, पहले 3 दफ़ा 0 आया हुआ है तो हम 1 टाइम लिखेंगे, फिर 3 टाइम्स 1 आया हुआ है तो हम 1 टाइम लिखेंगे। 0 1 हमारे पास एल का सेट बन गया। हमें कैसे पता चला? हमें पता है कि जो फर्स्ट एंट्री होती है वो एक्स की होती है, यानी एक्स क्रॉस वाई अगर हम कहें तो फर्स्ट एंट्री एक्स की, सेकंड वाई की होती है। यहाँ पे एक्स की जगह एल यूज़ हुआ है तो फर्स्ट एंट्री एल की होगी, सेकंड एंट्री एम की होगी। अब सेकंड एंट्री में देखें 2 3 4 2 3 4 रिपीट हुआ है तो हम एम क्या लिखेंगे? हमारे पास एम क्या आ जाएगा? 2 3 4। ठीक हो गया। अब उन्होंने कहा है कि आप निकालें एम क्रॉस एल। एम क्रॉस एल निकालने के लिए हम पहले लिखेंगे एम का सेट, क्रॉस में हम लिख लेंगे एल का सेट। तो आप इसी तरह इसके पेयर्ड बना लें। क्या बनेंगे? पहले 2 को लिखें 0 के साथ, फिर 1 के साथ, फिर 3 को लिखें और फिर 4। यानी कि आपके पास देखें एल क्रॉस एम का अगर हम उलट निकाल रहे हैं, ऑपोजिट निकाल रहे हैं, एम क्रॉस एल, तो ये वाली बाद वाली एंट्रीज पहले आ जाएंगी, पहली वाली एंट्रीज बाद में आ जाएंगी। लेकिन ये याद रखिएगा कि एल क्रॉस एम एम क्रॉस एल के इक्वल कभी भी नहीं होगा, क्योंकि जब एंट्री चेंज होगी तो हमारे पास ऑब्वियसली सेट की नंबर चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? देखिए 2 0 2 1 3 0 3 1 4 0 4 1। क्लियर? ये हमने एम क्रॉस एल निकाल लिया है। ठीक है, ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या कह रहे हैं? हमें 2 सेट्स गिवन है, एक सेट ए गिवन है, दूसरा सेट बी गिवन है और हमें 3 डिफरेंट टाइप्स दिए हुए सॉल्व करने के लिए, जिनको हमने सॉल्व करना है। तो हमारे पास सेट ए गिवन है 1 3 5 1 3 5। हमें सेट बी गिवन है 2 4 और हमें सेट सी गिवन है 6 एंड 7। ये हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। फर्स्ट पार्ट में हमें कह रहे हैं फाइंड ए क्रॉस बी यूनियन सी। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में हमें क्या कहा है? ए क्रॉस बी यूनियन सी। अब हमें पता है कि मैथ में हम सबसे पहले क्या सॉल्व करते होते हैं? ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। तो हम पहले ये वाली टर्म निकाल लेते हैं, जो इसका आंसर आएगा उसको हम ए के साथ प्रोडक्ट निकालेंगे उसकी। ठीक है, तो पहले हम निकालते हैं बी यूनियन सी। तो ये बी है, ये सी है, इन दोनों का यूनियन निकालें। यूनियन का मतलब होता है इन दोनों के सारे एलिमेंट्स, लेकिन कोई एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। तो मैं अब डायरेक्टली इसका आंसर लिखने लगी हूँ। ये हमारे पास क्या आएगा? 2 4 6 7 ए की सेट के अंदर आ जाएगा, क्योंकि हमने इसमें यूनियन लेना था। ठीक है, उसके बाद मैंने ए के साथ इस यूनियन का ले लेना है प्रोडक्ट। तो मेरे पास ए क्या है? 1 3 5 और ये यूनियन मेरे पास क्या है, यानी इसका आंसर मेरे पास क्या आया है? 2 4 6 एंड 7। ठीक है, अब मुझे इसकी हर एंट्री को इसकी हर एंट्री के साथ पेयर बना के लिखना है। तो पहले मैं 1 के साथ इन चारों एंट्रीज को लिख लूँगी, 1 2 1 4 1 6 1 7। फिर मैं 3 के साथ लिख लूँगी 3 2 3 4 3 6 एंड 3 7। फिर मैं लिखूँगी 5 के साथ 5 2 5 4 5 6 एंड 5 7। क्लियर स्टूडेंट्स? ये मैंने बिल्कुल सिंपल उसी मेथड से इसको सॉल्व कर लिया है। अब इसके सेकंड पार्ट में मुझे कहा गया है कि मैं फाइंड करूं ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। ठीक है, अब सिंपली हमने सबसे पहले क्या करना है? हमने ब्रैकेट सॉल्व करनी है।
इसके लिए मैं पहले निकालूंगी ए क्रॉस बी। तो मेरे पास ए है 1 3 5 क्रॉस बी है 2 4। तो इसको लिखने का तरीका आपको पता है, इस एंट्री को इसकी हर एंट्री के साथ मैंने मिला के लिखना है। 1 2 1 4 3 2 3 4 5 2 एंड 5 4। फिर मैं क्या निकालूंगी, ए क्रॉस सी निकालूंगी। तो ए क्रॉस सी में ए तो यही आएगा, लेकिन बी की जगह क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा, वो है 6 7। तो मेरे पास क्या आएगा 1 6 1 7 3 6 3 7 5 6 एंड 5 7। अब इसका और इसका मुझे क्या लेना है, यूनियन लेना है। ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। तो आपके पास आया है, दोनों चीज़ें आपके सामने, मैं ज़रा हाईलाइट कर देती हूँ इसको। ये देखिए, ये मेरे पास आया है ए क्रॉस सी और ये मेरे पास आया है ए क्रॉस बी। इन दोनों के यूनियन का मतलब ये है कि इन दोनों की एंट्रीज को मिला के लिख दे, लेकिन कोई भी एंट्री रिपीट नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैं इसको लिखती हूँ आंसर 1 2 1 4। पहले मैं 1 की सारी एंट्रीज लिख लेती हूँ। यहाँ देखिए 1 2 1 4 है, यूनियन है ना, दोनों को लिखना है, दोनों के आंसर्स। यहाँ क्या बनेगा 1 6 1 7। अब क्या है 3 2 3 4। 3 के दूसरे सेट के एलिमेंट्स में उठा लेती हूँ, वो यहाँ पे क्या है 3 6 3 7। उसके बाद मेरे पास क्या है 5 5 2 5 4। फिर क्या है 5 6 5 7। ठीक हो गया। अब अगर आप इनको कंपेयर करें, इसके मिड में मैं एक लाइन लगा देती हूँ ताकि आपको इसका डिफरेंस पता चल जाए कि ये मैंने दो अलग अलग पार्ट सॉल्व किए हैं। ठीक है, इसको मिड में यूँ हम लाइन लगा लेते हैं इसकी एक। आपने ऑब्जर्व ये करना है कि आपके पास थर्ड पार्ट में ये कह रहे हैं इसके, वेरीफाई दैट ए क्रॉस बी यूनियन सी इज इक्वल टू दिस। यानी कि हमने वेरीफाई थर्ड पार्ट में ये करना है, वेरीफाई, क्या वेरीफाई करना है कि ए मल्टीप्लाइड बाय बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। यानी कि इसका आंसर इसके बराबर आया है या नहीं, तो वो हम चेक कर लेते हैं। ये देखिए, इसका आंसर आया था 1 2 1 4 1 6 1 7, 1 2 1 4 1 6 1 7। 3 के साथ भी सारी एंट्रीज हैं, 5 के साथ भी। इसका मतलब है कि मेरे दोनों पार्ट्स क्या हैं, इक्वल है। तो मैं कहूँगी हैंस प्रूव्ड दैट कि ये मेरा वेरीफाई हो गया है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो मेरा ये क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 सेम इसी पैटर्न में स्टूडेंट्स, जस्ट हमारे पास क्या है डी ई और एफ यूज़ हुए हैं ए बी सी की बजाय, और डी में जो एंट्रीज हैं वो 1 3 5 की बजाय ए ई आई हैं। ई की एंट्रीज हैं मेरे पास ए सी और एफ की एंट्रीज है बी सी। काम मैंने सेम यही करना है, डी मल्टीप्लाइड बाई, यहाँ पे यूनियन का वर्ड यूज़ हुआ है, वहाँ पे इंटरसेक्शन का वर्ड यूज़ हुआ है। तो इसको मैं हम सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास क्या है, लेट गिवन दैट d is equal to a e I, e is equal to this and f is equal to this, find d multiplied by e intersection f। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास क्या था, यहाँ पे यूनियन था, यहाँ पे क्या है इंटरसेक्शन। यूनियन का मतलब क्या होता है कि आपने सारे दोनों सेट्स को, या जितने सेट्स की बात हो रही है उनको कंबाइन करके लिखना है, लेकिन हर एंट्री एक दफ़ा लिखनी है। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि जिन दो सेट्स की बात हो रही है उनके सिर्फ कॉमन पॉइंट लिखें। अब हमारा फर्स्ट रूल क्या है कि हमने ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है। तो ब्रैकेट में हमें क्या कहा हुआ है कि ई इंटरसेक्शन एफ निकालें। ई इंटरसेक्शन एफ निकालने के लिए हम ई और एफ के कॉमन पॉइंट निकालेंगे। देखिए आपके सामने लिखा हुआ है ई और एफ, ई में है ए सी और एफ में है बी सी। तो कॉमन पॉइंट कौन सा हो गया, वो पॉइंट जो दोनों के अंदर आ रहा है, दोनों में आ रहा है सिर्फ सी पॉइंट, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे जस्ट सी। अब हमने डी का इस ई इंटरसेक्शन एफ के साथ प्रोडक्ट निकालना है, तो डी सेट पूरा आ जाएगा, ए ई आई प्रोडक्ट निकालना है सी के साथ, यानी कि डी की हर एंट्री सी के साथ एक दफ़ा लिख दें, बस पेयर बना लें, ए सी ई सी और आई सी। क्लियर स्टूडेंट्स। अब इस साइड पे आ जाए, यहाँ पे भी हमें पहले डी क्रॉस ई निकालना है, फिर डी क्रॉस एफ निकालना है, क्योंकि हमने पहले ब्रैकेट सॉल्व करनी होती है। ये दोनों जो ब्रैकेट्स आ जाएंगी, इन दोनों के आंसर्स का अब हमने इंटरसेक्शन लेना है। यहाँ पे पहले हमने ई इंटरसेक्शन एफ निकाल के डी के साथ मल्टीप्लाई किया था, यहाँ डी को ई और एफ के साथ मल्टीप्लाई करवाने के बाद जो आंसर आएगा उसका इंटरसेक्शन लेना है। क्लियर। हम निकाल लेते हैं डी क्रॉस ई। तो डी क्रॉस ई यहाँ से अगर मैं डायरेक्टली निकालूँ तो यहाँ देखें ए आ जाएगा फर्स्ट एंट्री,
क्योंकि डी की भी फर्स्ट एंट्री ए है और ई की भी फर्स्ट एंट्री ए है, तो ये आएगा ए सी, ई सी, आई ए एंड आई सी। क्लियर। अब मैं निकालूंगी दूसरी ब्रैकेट, वो क्या है, डी क्रॉस एफ, यानी ये वाला डी और ये वाला एफ। तो डी की एंट्रीज तो वही रहेंगी, जस्ट जो ई की एंट्री थी वो चेंज होके एफ की आ जाएंगी। तो ए बी ए सी, ई बी ई सी। यहाँ से अगर हम टैली करते जाएं तो जस्ट हमने ई की एंट्रीज चेंज की हैं, डी की एंट्रीज वही रहेंगी। तो यहाँ क्या आएगा, आई बी एंड आई सी। क्लियर स्टूडेंट्स। अब ये जो दो ब्रैकेट्स आ गई हैं जो हमने सॉल्व कर ली हैं, डी क्रॉस ई इंटरसेक्शन निकाल लेने हमने डी क्रॉस एफ के साथ, यानी ये जो दो आंसर्स आए हैं इन दोनों आंसर्स को हमने इस आंसर में से और इस आंसर में से जो कॉमन पॉइंट है हमने वो लिख लेना है। तो अब आप देखें, ए इसमें है, इसमें नहीं है, ए सी इसमें है, इसमें भी है, तो दोनों में है, इसका मतलब है ये कॉमन है। ई ए इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, ई सी इसमें है, इसमें भी है, तो ये भी कॉमन है। नेक्स्ट देखें, आई ए इसमें है, इसमें नहीं है, आई सी इसमें भी है, इसमें भी है, इसका मतलब है आई सी दोनों में है, तो ये कॉमन हो गया। अब थर्ड पार्ट में इसके भी थर्ड पार्ट में यही कह रहे हैं कि वेरीफाई करें कि ये जो दो पार्ट्स आपने सॉल्व किए हैं ये दोनों इक्वल आ रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये वाली साइड इस साइड की इक्वल है, तो हम कहेंगे हेंस वेरीफाइड दैट, या प्रूव दैट, आप कुछ भी लिख सकते हैं, डी क्रॉस ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू डी क्रॉस ई इंटरसेक्शन डी क्रॉस एफ। क्लियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहे हैं, हमें सेट जो दिए हुए हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 में वो डिस्क्रिप्टिव वे में दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें सेट दिया हुआ है x given that x belongs to n, x is less than 3, ये सेट A के इक्वल है। सेट B हमें गिवन है y given that y belongs to w and y is less than 2, जबकि C हमें टेबुलर फॉर्म में ही गिवन है। ठीक है, सबसे पहले आप देखें कि ये जो सेट हमें गिवन है ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में गिवन है, हमने इसको टेबुलर फॉर्म में लिखना है, क्योंकि जब तक हमारे पास सेट इस फॉर्म में नहीं आते हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। इसको देखें, ये जो लाइन होती है इसको हम बोलते हैं गिवन दैट, ये जो ई सा लिखा हुआ है इसको हम बोलते हैं बिलोंग्स टू। एन आपको पता है नेचुरल नंबर को शो करता है और डब्ल्यू आपको पता है होल नंबर को शो करते हैं। इसको हम कैसे रीड आउट करते हैं, हम कहते हैं एक्स गिवन दैट एक्स बिलोंग्स टू एन एंड स्टैंड्स फॉर नेचुरल नंबर एंड x इज़ लेस देन 3। इसका मतलब है कि नेचुरल नंबर हो लेकिन x 3 से छोटा हो। अब यहाँ पे इक्वालिटी नहीं है, उन्होंने ये नहीं कहा कि इक्वल 3 के बराबर और 3 से छोटा हो, यहाँ पे सिर्फ वो ये कह रहे हैं कि लेस देन 3 है। तो लेस देन 3 तो हमें पता है 2 आएगा, 1 आएगा। अब इस लेस में हमारे पास 0 भी आता है, नेगेटिव नंबर भी आते हैं, लेकिन ये जो उन्होंने हमें यहाँ पे n लिख के बाउंड कर दिया ना कि नेचुरल नंबर है, तो उसके लिए हमने देखना है कि नेचुरल नंबर शुरू कहाँ से होते हैं। नेचुरल नंबर तो 1 से शुरू होते हैं, इसका मतलब है कि x 3 से छोटा है लेकिन नेचुरल नंबर की वजह से ये 1 पे स्टॉप हो जाएगा, हम इसमें 0 या नेगेटिव नंबर नहीं ले सकते। वैसे तो देखो 3 से छोटा है अगर, तो इसमें 0 भी आता है और नेगेटिव नंबर भी आते हैं, लेकिन यहाँ पे ये जो रिस्ट्रिक्शन है कि ये नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर 1 से शुरू होते हैं, तो 1 से शुरू होकर ये 2 पे ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि लेस देन 3 में नेचुरल नंबर के सिर्फ ये 2 ही डिजिट्स आएंगे। ठीक है, सेट बी के लिए भी हम ये देख लेते हैं, y गिवन दैट y बिलोंग्स टू होल नंबर। अब होल नंबर शुरू होते हैं 0 से, इसमें भी नेगेटिव नहीं आता, 0 एंड 1। अब यहाँ पे हमें क्या बाउंड किया है कि 2 से छोटा हो, 2 के बराबर नहीं है, सिर्फ 2 से छोटी वैल्यूज़ है, तो 2 से छोटी 2 ही वैल्यूज़ हैं, एक 0 और एक 1। ठीक है, और सी ऑलरेडी हमें ये दिया हुआ है 0, 2 एंड 4। इस क्वेश्चन के भी 2 पार्ट हैं, इसका एक पार्ट मैं सॉल्व करवाऊंगी और एक आप खुद सॉल्व करेंगे। इसके फर्स्ट पार्ट में क्या कह रहे हैं, वेरीफाई करें a क्रॉस b माइनस सी इज इक्वल टू a क्रॉस b माइनस a क्रॉस c। तो इसके लिए पहले आप लेफ्ट हैंड साइड को ले लें और लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लें। लेफ्ट हैंड साइड में क्या कह रहे हैं, a क्रॉस b माइनस सी, लेफ्ट हैंड साइड इसके बराबर है। तो हम सबसे पहले क्या करते होते हैं, सिमिलरली हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट में क्या है, 0 1 b की वैल्यू माइनस 0 2 4। अब देखिए माइनस का क्राइटेरिया हमने पहले भी रीड आउट किया हुआ है। माइनस में हम क्या कहते हैं,
b माइनस सी का मतलब ये होता है कि b के वो एलिमेंट जो c में नहीं है। यानी देखो अगर हम 10 माइनस 2 करें तो 10 में से हम 2 निकालते हैं ना, 2 में से 10 तो नहीं निकालते। यहाँ देखो b माइनस सी कह रहे हैं तो b के वो एलिमेंट लिखने हैं जो c में नहीं है। c में अगर कोई एलिमेंट एक्स्ट्रा है जो b में नहीं है तो उससे हमारा कोई कंसर्न नहीं है। हम b माइनस सी कर रहे हैं तो हम b के वो एलिमेंट लिखेंगे जो c में नहीं है। तो ये देखें b का एलिमेंट 0 तो इसमें है, दोनों में है, ये तो हम नहीं लिख सकते। 1 एक ऐसा एलिमेंट है जो b में है लेकिन c में नहीं है, तो हमारा b माइनस सी का आंसर आएगा 1। यानी b के वो एलिमेंट जो c में नहीं है वो सिर्फ 1 है। अब देखो c में 2 और 4 आ रहा है जो b में नहीं है, लेकिन हमारा c से कंसर्न ही नहीं है, हम तो सिर्फ b के वो एलिमेंट लिखेंगे जो c में नहीं है। अब जो b माइनस सी का आंसर आया है उसको a के साथ मल्टीप्लाई करवा दें, तो a सेट हमारे पास क्या है 1 2 क्रॉस b के आ गया है 1, तो इसका पेयर बनाए तो हमारे पास क्या आता है 1 1 और 2 1। क्लियर स्टूडेंट्स। अब इसकी इस साइड पे हम सॉल्व कर लेते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड हमारे पास किसके बराबर है a क्रॉस b माइनस a क्रॉस c। तो हम पहले इनकी प्रोडक्ट्स निकाल लेते हैं क्योंकि ये ब्रैकेट में गिवन है और मैथ में हम ब्रैकेट्स पहले सॉल्व करते हैं। a क्रॉस b, a की वैल्यू है 1 2, क्रॉस b की वैल्यू है 0 1, तो इनके पेयर्स बनाएं, क्या बनेंगे 1 0 1 1 2 0 2 1। क्लियर। फिर हम निकालेंगे a क्रॉस c, a क्या है 1 2 ही है और b की जगह क्या आ गया है 0 2 और 4। इसके भी पेयर बना लें 1 0, पहले वैल्यू a की आएगी बाद में वैल्यू c की आएगी। 1 0 1 2 1 4 2 0 2 2 एंड 2 4। ये हमारा सेट कंप्लीट हो गया। अब हमने इस सेट और इस सेट को के आंसर्स को आपस में माइनस कर देना, यानी ये जो पहले सेट लिखा हुआ है इसके वो एलिमेंट लिखने हैं जो दूसरे सेट में नहीं है, जो दूसरे सेट में मौजूद हैं वो, यानी कि कॉमन एलिमेंट्स हमने नहीं लिखने, हमने वो एलिमेंट लिखने हैं a क्रॉस b के जो a क्रॉस c में नहीं है। तो अब हमने ये गौर से देख के काम करना है। देखो 1 0 1 0 दोनों में है, ये तो कैंसिल हो गया कि हम नहीं लिख सकते। 1 1 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, पहली एंट्री आ गई 1 1। ठीक। अब 2 0 इसमें भी है इसमें भी है, ये तो हम नहीं लिख सकते। उसके बाद 2 1 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो दूसरी एंट्री आएगी 2 1 की। अब इसमें ये जो 1 2 2 4 2 2 बच गए, इनके साथ हमारा कंसर्न ही नहीं था, हमने सिर्फ a क्रॉस b की वो एंट्रीज देखनी है जो a क्रॉस c में नहीं थी। तो ये दो जो थी वो a क्रॉस c में मौजूद थी, ये दो मौजूद नहीं थी, वो हमने यहाँ पे लिख दी हैं। अब आप देखें इसका आंसर और इसका आंसर इक्वल आ गया, यही हमने प्रूव करना था। हम लिखेंगे प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसका सेकंड पार्ट सेम स्टेप्स पे आप खुद करेंगे, उसमें सिर्फ ये फ़र्क है कि उन्होंने a माइनस बी क्रॉस सी करवा दी है और यहाँ पे उन्होंने a क्रॉस सी माइनस बी क्रॉस सी किए। सेम यही स्टेप्स हैं, जस्ट ब्रैकेट्स के उन्होंने आगे पीछे किए हैं और a b को चेंज किया है। क्लियर स्टूडेंट्स। इनको आप सेम इसी तरह खुद सॉल्व करेंगे। लास्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। उसमें भी हमें सिंपल सा क्वेश्चन है, हमें एरो डायग्राम की बात की हुई है कि क्वेश्चन नंबर 8 में हमें कह रहे हैं कि आप x हमें गिवन है, x given that x belongs to w and x is less than and equal to 2 and y is equal to -1 -2 and -3। यहाँ पे मुझे ये कह रहे हैं क्वेश्चन में एग्जाबिट x क्रॉस y एंड y क्रॉस x बाय एरो डायग्राम्स। तो एरो डायग्राम्स के लिए करने के लिए भी पहले मुझे टेबुलर फॉर्म में डाटा को लिखना होगा। यहाँ मुझे क्या कह रहे हैं, x गिवन दैट x बिलोंग्स टू होल नंबर। होल नंबर मुझे पता है कहाँ से शुरू होते हैं, 0 से, और मैंने कहाँ तक जाना है। अब यहाँ लेस देन 2 नहीं है बल्कि लेस देन एंड इक्वल टू 2 है, यानी कि 2 भी शामिल होगा और इससे छोटे नंबर भी शामिल होंगे। तो x कहाँ से स्टार्ट होगा, 0 1 और 2 पे जाके ये स्टॉप हो जाएगा। y मुझे ऑलरेडी गिवन है, वो क्या है -1 -2 एंड -3। मुझे पहले क्या करना है, मुझे x क्रॉस y को अगर बनाना है तो मैं पहले x क्रॉस y निकालूंगी। x क्रॉस y निकालने के लिए मैं क्या लिखूंगी, 0 एंड -1 0 एंड -2 0 एंड -3 1 एंड -1 1 एंड -2 1 एंड -3 2 एंड -1 2 एंड -2 2 एंड -3। ठीक है। अब मैं x क्रॉस y बनाने के लिए मुझे यहाँ पे दो ओवल शेप की बॉल्स बनानी है, ओवल शेप बनानी है। आप ये कह लें कि ये मेरे पास इस तरह की दो शेप्स आ जाएंगी। एक मेरी शेप x को शो करवाएगी और दूसरी मेरी
वाई को, यानी कि इसमें मैं एंट्रीज लिखूंगी एक्स की, इसमें मैं लिखूंगी एंट्रीज वाई की, और एक्स क्रॉस वाई का मैं बनाऊंगी एरो। एक्स क्रॉस वाई हम यहाँ पे बनाएंगे एरोज के साथ। अब यहाँ पे हमने क्या करनी है, एक्स की एंट्रीज लिख लेनी है। एक्स हमारे पास क्या है 0 1 2, वाई क्या है -1 -2 -3। अब देखिए हमने क्या किया है, 0 के पहले इन सब के साथ पेयर बनाए हैं, एरो बनाया है 0 का 1 के साथ, 0 का -2 के साथ, और 0 का ही -3 के साथ। फिर हम क्या करेंगे, हम 1 का बनाएंगे इन तीनों के साथ प्रोडक्ट, क्योंकि हम प्रोडक्ट ले रहे हैं ना। 1 का -1 के साथ, 1 का -2 के साथ, और 1 का ही -3 के साथ। ठीक है, उसके बाद अब देखें 2 का -1 के साथ, 2 का -2 के साथ, 2 का -3 के साथ पेयर बना देंगे। ये हमारे पास होती है एरो डायग्राम। अब यहाँ देखिए हमारे पास ये हमने इसको इस बनाया था पहले। अगर हम y क्रॉस x बनाएं तो हम y क्रॉस x को ऐसे करते हैं कि ये वाली प्रोडक्ट निकाले बगैर हम ओवल्स बना के यहाँ पे डायरेक्ट अगर हम इसको शो करवाएं तो ये देखें, ये मेरे पास आएगा y और यहाँ पे मेरे पास आएगा x, क्योंकि मुझे y क्रॉस x की प्रोडक्ट चाहिए। इन दोनों के प्रोडक्ट यहाँ पे मुझे चाहिए मिड में। ये एरोज इनके प्रोडक्ट को शो करवाएंगे। y की एंट्रीज मुझे पहले लिखनी पड़ेंगी और x की एंट्रीज मुझे बाद में लिखनी पड़ेंगी। अब y क्रॉस x निकालना है, इसका मतलब है y क्रॉस x, y की हर एंट्री को 1v1 x के साथ पेयर बनाए। एरो बनाना है हमने 1 का -1 का 0 के साथ, -1 का 1 के साथ, -1 का 2 के साथ। यहाँ आ गया। ठीक है, अब हम -2 के साथ बनाएंगे। माइनस ये सब के साथ हमें एरो लगाना पड़ेगा क्योंकि ये एरो डायग्राम को शो करवा रहा है। अब यहाँ पे देखिए -2 का 0 के साथ, -2 का 1 के साथ, -2 का 2 के साथ। फिर हम बनाएंगे -3 का, -3 0 के साथ, -3 का 1 के साथ, और -3 का 2 के साथ। ठीक है, तो ये इस तरह का एरो डायग्राम होगा। हमें क्या करना होगा, डिफरेंट कलर्स के पेंसिल से या मार्कर से हाईलाइट करवा के वो शो करवाना होगा ताकि हमें वो क्लियरली समझ आ जाए। क्लियर स्टूडेंट्स, हमारी एक्सरसाइज नंबर 3.3 कंप्लीट होगी। अगर किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।